नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कभी एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन ये देश अलग कैसे हो गए, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, और कोई भी कॉमेंट होगा तो खुल के अपना राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कभी एक ही देश हुआ करते थे, यानी कोरिया नाम था उनका, कोरिया। लेकिन ये कैसे बन गए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया? बात शुरू होती है जब दुनिया भर में अलग अलग जो देश थे, उपनिवेशवाद का एक दौर था। यानी जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, ये सभी देश उपनिवेशवाद में लगे हुए थे। जापान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और इसी दरमियान उसने 1910 में कोरिया पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के पीछे कई सामरिक उसकी रणनीति थी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं आर्थिक रणनीति थी। यानी उपनिवेशवाद के नाम पर गरीब देशों का आर्थिक शोषण करना, उनके संसाधनों का उपयोग करना, ये एक पूरी दुनिया में चल रहा था। जापान भी यही कर रहा था। जापान ने जब कोरिया पर कब्जा किया तो उसने बहुत ही कहर ढाया। यानी कोरिया, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं 10 मिनट की वीडियो में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि सारा कुछ क्लियर कर दूं, मेन मुद्दा की बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, जापान ने इतना कहर ढाया कि जबरन लोगों को, कोरियाई लोगों को मेहनत कराया गया, श्रम में लगाया गया। और सबसे बड़ी बात जो थी और जो सबसे शर्मनाक थी, जिससे पूरी दुनिया शर्मसार है और खुद जापान ने भी इस पर माफ़ी मांगी है, वो था कंफर्ट वुमेन। अब ये कंफर्ट वुमेन क्या था? कंफर्ट वुमेन था यानी औरतों को झांसे में लेकर, उन्हें बरगलाकर जबरदस्ती उन्हें घरों से उठाया जाता था, उन्हें नौकरी की लालच देकर, यानी साम दाम दंड भेद के नाते उन्हें कंफर्ट जोन में लाया जाता था। एक कंफर्ट जोन का मतलब था कि एक तरह का वो वेश्यालय था जहां पर जो जापानीज सैनिक थे जाकर अपनी सेक्स वगैरह किया करते थे। यानी जबरन औरतों को उसमें लाकर डाल दिया जाता था, जिन्हें उनका स्वास्थ्य की समस्या थी, जिसमें उनको रहने के लिए ठीक ठाक से कमरे नहीं थे, बहुत काफ़ी यातनाएं उनको झेलनी पड़ती थी। और इसी दरमियान ये सब चलता रहा। ठीक 1945 में जब जापान पर एटम बम गिरा और जापान पूरी तरह से तबाह हो गया और जापान जो था सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर के बाद ही कहानी शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि लड़ाई खत्म होने के बाद, यानी विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, सोवियत संघ यानी रूस और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वॉर छिड़ जाता है। और मजे की बात तो देखिए, ये देश अमेरिका और रूस अपनी वर्चस्व की लड़ाई में एक देश को दो भागों में बांट देते हैं। एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है और एक को उत्तर कोरिया बोल दिया जाता है और एक को दक्षिण कोरिया बोल दिया जाता है। सोचिए, एक देश जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, 35 सालों तक जापान से लड़ाई लड़ा अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन जब आज़ादी उसे मिली तो उन्हें दो भागों में बांट दिया गया, वो भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी एक तरह से आइडियोलॉजीज को प्रूफ करने के लिए। एक तरफ जो पूंजीवादी समर्थक अमेरिका था, दूसरी तरफ साम्यवादी समर्थक रूस था, और दोनों ने अपने अपने हितों के हिसाब से इस देश को दो भागों में बांट दिया। और कोरियाई लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। जगह जगह आंदोलन हुए, जगह जगह धरने प्रदर्शन, जो तरह का अपना उनका, जिस तरह से उनका विरोध करने की क्षमता थी, उस तरह उन लोगों ने विरोध किया। कि उनका कहना ये था कि हमने बड़ी मुश्किल से ये आज़ादी पाई है और हमारे 35 साल के संघर्ष के बाद जब हमें आज़ादी मिली है जापान से, तो हमें दो भागों में बांट दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, किसी की बात सुनी नहीं गई। जब कोई आदमी दक्षिण कोरिया से अगर आवाज़ उठाता था तो उसे साम्यवादी कहकर उसको हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता था, उसके मुंह बंद कर दिए जाते थे, उनकी हत्याएं करा दी जाती थी। यानी एक तरह से उनको चुप कराने के लिए जो भी जुगाड़ होता था वो किया जाता था। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया में जब ये बातें होती थी कि हमें एक हो जाना चाहिए,
तो वहाँ पर भी उन्हें अमेरिकन समर्थन कह के उन्हें दबा दिया जाता था। और जाहिर सी बात है कि उस समय जब उत्तर कोरिया के जो शासक थे, जो रूस समर्थक थे, उनका नाम था किम इल सुंग। किम इल सुंग तो आमतौर पर साम्यवादी थे, यानी कम्युनिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के तानाशाह बन गए और उन्होंने एक तरह से अपनी डायनेस्टी कायम कर ली। उसके बाद उनके बेटे शासन में आए, उनका नाम था किम इल नाम था उनका। फिर बाद में अभी जो वर्तमान शासक हैं किम जोंग जो हैं, किम अब सत्ता में हैं। तो ये एक तरह से पूरे के पूरे एक तरह से वंशवाद शुरू हो गया। और वहाँ पर उत्तर कोरिया ने, जब भी वहाँ पर एकीकरण की बात होती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, तो यही बातें हमेशा उठा दी जाती है। दक्षिण कोरिया से ये आवाज़ उठती है कि जो लोग एकीकरण की बात कर रहे हैं वो दरअसल साम्यवादी समर्थक हैं, यानी कम्युनिस्ट समर्थन हैं। और जब उत्तर कोरिया में ये बातें उठती है तो उनको बोल दिया जाता है कि ये अमेरिकन समर्थक हैं। यानी इस तरह के दोनों देशों के बीच में एक दीवार खींच दी गई है। और ये दीवार और भी मोटी हो गई उस समय जब 1953 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमले कर दिया, उसके ऊपर सैनिक कार्रवाई की, बाद में सीज फायर हुआ। और आज तक ये मामला एक तरह से खींचातानी में ही है, यानी मामला शांत नहीं है। उत्तर कोरिया तानाशाह को अपनाया, दक्षिण कोरिया पूंजीवाद को और लोकतंत्र को अपनाया और समृद्धि के रास्ते पर चला। लेकिन उत्तर कोरिया का जो एक तरह से आइडियोलॉजी था कि इंडिपेंडेंसी, यानी हम कभी किसी और देश से कोई मदद नहीं लेंगे, उसने अपनी पहले वो रूस से और चीन से हथियार लिया करता था। बाद में इन लोगों ने आत्मनिर्भरता के नाम पर जो रूस से और चीन से हथियार लेना बंद कर दिया और खुद अपने हथियार बनाना शुरू कर दिए। उत्तर कोरिया एक तरह से एक ऐसा देश है जहां बाहर के लोगों को जल्दी आने नहीं देता है अपने यहाँ, यानी वहाँ पर पर्यटन की कोई संभावनाएं बिल्कुल कम है। उत्तर कोरिया का पूरा ये कहना है कि हमें किसी देश की कोई मदद लेने की जरूरत नहीं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में ही क्यों ना हो। यानी हम जो कुछ भी करेंगे अपने बल पे करेंगे, हम आत्मनिर्भर देश है, हम किसी पर निर्भर नहीं है। और एक तरह से वंश उनका जो डायनेस्टी चलता है, किम डायनेस्टी ही एक तरह से राजतंत्र की तरह ही हो गया है। और दूसरी चीज़ की उन्होंने एटमिक और अपना हथियार भी तैयार किया ताकि दुनिया के देशों को दबाव में रखा जाए और कोई भी उनके सत्ता को चुनौती के बाहरी देशों की कोई चुनौती उनके सत्ता को ना मिल पाए। इसलिए उन्होंने एटमिक हथियार भी लिए और कई तरह के टेस्ट वगैरह करते रहते हैं हमेशा ये लोग। तो कहने का मेरा मतलब यही था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो विवाद था वो विवाद सोवियत रूस और अमेरिका ने पैदा किया था। यानी शीत युद्ध में अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने एक देश को दो भागों में बांट दिया। अमेरिका समर्थक दक्षिण कोरिया हो गया और साम्यवादी समर्थक यानी उत्तर कोरिया रूस समर्थक हो गया। और बाद में उसने अपनी पलटी मार दी, अपनी किताबों से मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा को हटाकर और जो इल ऊन के विचारधारों को ही आगे बढ़ाया गया, जो विचारधारा था आत्मनिर्भरता का। यानी अब उत्तर कोरिया पूरी तरह से एक तरह से वो तानाशाही वाला शासन है, तानाशाही या राजतंत्र जो बोलिए, एक डायनेस्टी चल रही है जिसका नाम है किम डायनेस्टी। और वो किम डायनेस्टी की तीसरी पीढ़ी है अभी जो सत्ता में है। 2011 में आए थे किम जोंग जो थे, वो किम जोंग उन उनका नाम है और वो 2011 से अभी तक वर्तमान में अभी वही हैं। और एक तरह से इनकी और बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर कोई ज़्यादा उसके बारे में कोई खबरें बाहर आती नहीं है क्योंकि उनका मीडिया ही बहुत ज़्यादा सेंसर है और कुछ क्लियर नहीं होता है। लेकिन एक मुद्दे पर दोनों देश उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों सहमत होते हैं। वो था कि जो उनके जो जापान के कब्जा था, जब जापान का जो गुलामी का दौर था, उस समय के दौर में ये दोनों देश उस विचारों से सहमत है कि जापान ने उनका शोषण किया था, जापान ने उनकी औरतों को बहुत ज़्यादा बेआबरू किया था। और इस बातों को लेकर ये दोनों देश हमेशा जापान पे दबाव डालते रहते हैं कि जापान इस बात के लिए माफ़ी मांगे। हालांकि जापान ने आंशिक रूप से इसकी माफ़ी मांगी है, लेकिन जितने भी देश हैं ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि उत्तर कोरिया इस बात के लिए अपना एक तरह से प्रचार और प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल करता है, यानी जापान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बनाकर ज़्यादा ही
तेजी से इस बातों को उठाता है। उसको ज़्यादा उससे मतलब नहीं है कि जापान उससे माफ़ी मांगे या ना मांगे, लेकिन दक्षिण कोरिया इस बात को दबाव डालता है कि जापान इस अपनी जो उसने कृत्य किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे, और जापान ने इस पर माफ़ी मांगी भी है, मुआवजा की बात की है कि हम मुआवजा देंगे। ये बातें जो कंफर्ट वुमेन्स वाली जी थी, वो बातें जल्दी निकल के नहीं आई थी। 1980 में ये बातें निकल के आई थी, 1980 में, कि उन्हें एक सेक्स स्लैब बना के रखा गया था जापानी सैनिकों के लिए, कि ताकि वो अपनी यौन सुख प्राप्त कर सकें कोरियाई औरतों के द्वारा। तो इस तरह की जो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने उत्तर कोरिया के और दक्षिण कोरिया के बंटवारे के बारे में बताया। मैं थोड़ा सा एक बार फिर समरी दे दूं। जापान ने कोरिया पे कब्जा किया था 1910 में, और जाकर करीब वो 35 साल तक सत्ता में था। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान पे एटम बम गिरा और जापान हार गया, तो जापान पीछे हट गया। बाद में उसका उन दोनों देशों के ऊपर सोवियत रूस और अमेरिका का एक तरह से आधिपत्य हो गया, वर्चस्व हो गया, और दोनों देश ने एक समझौते के तहत देश को दो भागों में बांट दिया। यानी रूस और अमेरिका ने एक समझौता किया और देश को दो भागों में बांट दिया। एक उत्तर कोरिया बना, एक दक्षिण कोरिया बना। और दक्षिण कोरिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपनाया और पूंजीवाद का समर्थन दिया। बहुत सारे उसमें उद्योग धंधों में बहुत आगे बढ़ा। सैमसंग वगैरह जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ यूज होता है, उत्तर कोरिया का ही है। तो और दक्षिण कोरिया का ही है। लेकिन उत्तर कोरिया जो था वो साम्यवादी नीति को अपनाया, यानी कम्युनिस्ट रूल को अपनाया, और वो रूस समर्थक हो गया। लेकिन बाद में वो उसने मार्क्सवादी विचारधाराओं को भी छोड़ दिया, और उसने इल ने जो अपना जो इल सुंग जो थे, किम इल सुंग जो वहाँ के पहले डिक्टेटर थे, उन्होंने एक विचारधारा दिया जिसे आत्मनिर्भरता का विचारधारा कहा जाता है, और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया, और आज तक उन्हीं की डायनेस्टी एक तरह काम करती है, यानी किम डायनेस्टी काम कर रही है। तो एक छोटी सी एक समरीज थी जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में मैंने बताया। कहानी बहुत लंबी है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, पूरा डिटेल में जाने के बाद बातें बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन मैं एक समरीज के रूप में आपको बता दिया कि एक छोटी सी कहानी थी। जो अक्सर ये सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग अलग कैसे हो गए। तो ये सीधी बात है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अलग अलग इसलिए हो गए कि इनको अलग करने में जबरन रूस का और अमेरिका का हाथ था, और इन लोगों ने एक तरह से दोनों देश को अपने आइडियोलॉजीज के हिसाब से बांट दिया। बाद में बहुत पहल भी हुई एक करने की, लेकिन जब एक करने की बात जब भी आती थी तो उन्हें एक दूसरे का समर्थक बता दिया जाता था। यानी जो शक्तियां, जो लीडरशिप उभरती थी विरोध करने के लिए कि दोनों देश को अलग नहीं होना चाहिए, एक देश हो जाना चाहिए, उन्हें बाहरी तत्वों का एक तरह से एजेंट बोल दिया जाता था। यानी जब उत्तर कोरिया में ये बातें उठती थी कि हमें दोनों देशों को एक हो जाना चाहिए, तो उन्हें अमेरिकन समर्थन बोल दिया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था यह कहकर। और जब दक्षिण कोरिया में ये बातें उठती थी तो उन्हें कम्युनिस्ट समर्थक या किम इल सुंग का समर्थक बोलकर उन्हें मार दिया जाता था। और ये बहुत दर्दनाक कहानी है इन लोगों की, और आज तक ये चल रहा है। आगे जैसा भी होगा अब खुद जो जैसा न्यूज आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो आज का बस इतना ही, नहीं के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।